सर सुनाई नहीं दे रहा। अब दे रहा है? यस सर। हाँ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये बता दिया था। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि एनोड मैं ये बोला था एनोड का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन याद रखें, वाटर का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शंस को ध्यान रखें, O2 बनता है प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाटर का रिएक्शंस याद रखना है कि वाटर का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो O2 गैस इवॉल्व होता है। आगे मैं जब गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एनोड के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है जब गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। आप अभी से इतना ध्यान रखो, जिस सब्सटेंस का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स होगा उसका एनोड पर डिपोजिशन उतना ही फास्टर होगा। ये मैं लिखा दूंगा कहीं पर, हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स ऑफ एन सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द डिस्चार्ज एट एनोड। उसका डिस्चार्ज उतना ही फास्टर, उसका ऑक्सीडेशन उतना ही फास्टर एनोड पर होगा। तो वाटर के केस में ये ध्यान रखना है, इनोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका भी मतलब स्टैंडर्ड, नोट मतलब स्टैंडर्ड ई मतलब पोटेंशियल, ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल याद रखना कितना होता है, -1.23 वोल्ट, ये याद रखना वाटर के केस में। इसी तरह कैथोड पर, अगर कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होगा तो ये भी रिएक्शंस आपको ध्यान रखना है, दैट इज 2 वाटर, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है प्लस 2OH माइनस। इसका याद रखना है इनोट रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम SRP बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है -0. रुक जाए, -0.83 वोल्ट, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान एक पॉइंट और लिख लो नोट में, जितना ज्यादा एसओपी ज्यादा होगा, हाइयर विल बी द एसओपी, greater is the tendency of oxidations। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखे, हाइयर SRP greater is the tendency of reductions। जैसे शुरू करते हैं, देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। यहां पर हम जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड।
मैं बता चुका हूं, प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट आर द इनर्ट इलेक्ट्रोड, मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शंस। तो मोल्टेन NaCl का मतलब क्या होता है बताओ? मोल्टेन NaCl का मतलब होता है कि यहाँ पर ओनली Na+ और Cl- आयंस है आपके पास। एक्वस रहता तो वाटर भी होता, इस मोल्टेन है ओनली Na+ और Cl-। देखो अब आप ही बताओ, एनोड, एनोड मीन्स यहाँ पर प्लस, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, तो बताओ एनोड पर कौन आयन जाएगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा? Cl- का। तो Cl- का ऑक्सीडेशन होता है Cl2 में, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। इसी तरह कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होगा? Na+ का रिडक्शन होगा। Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम डिपोजिट होगा। मतलब एनोड पर, इस पे प्रोडक्ट पूछा जाएगा, एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगा और कैथोड पर सोडियम डिपोजिट होगा। तो यही प्रोडक्ट आपको डिसाइड करना है। इसी तरह अगर मैं हमसे पूछे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन MgCl2, आप प्रोडक्ट बताओ, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा? हाँ, एनोड पर Cl, मतलब एनोड पर हमेशा निगेटिव वाला आयन जाएगा और कैथोड पर हमेशा पॉजिटिव वाला आयन जाएगा। तो ये तो पता लग रहा है कि एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर मैग्नीशियम डिपोजिट होगा। कुछ कुछ का इनोड वैल्यू भी अभी से ध्यान रखो, याद नहीं करना है बट लिख देता हूं, इनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, आपको ताकि समझने में दिक्कत ना हो। इनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl2 का होता है दैट इज -1.35 वोल्ट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, दिस इज द प्रिपरेशन मेथड फॉर सोडियम। इसी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम बनता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग डॉ प्रोसेस बोलते हैं। इनऑर्गेनिक में ये लिंक होगा, इनऑर्गेनिक एस ब्लॉक में देखो आएगा सोडियम, तो वहां पर ये सोडियम का प्रिपरेशन मेथड है, तो यहाँ पर लिख लेना। इसी को क्या बोलते हैं? डॉ प्रोसेस, डॉ प्रोसेस। और दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम इज द मेन प्रोडक्ट एंड क्लोरीन ये जो होगा दैट विल बी साइड प्रोडक्ट। सोडियम के साथ साथ क्लोरीन भी मिल रहा है, तो इसी मेथड से हम लोग सोडियम बनाते हैं। कभी भी हम एक्वस NaCl से सोडियम नहीं बना सकते हैं, हमेशा सोडियम किससे बनाया जाता है? मोल्टेन NaCl से। अभी आप फर्क देखोगे, मोल्टेन NaCl और एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या फर्क होगा? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मोल्टेन सब्सटेंस का, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्ट एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। बट अगर आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो होता है दैट वन इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो अभी हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है। तो अभी एक्वस NaCl का मतलब होता है आपके पास Na+ आयंस है, आपके पास Cl- आयंस है और आपके पास वाटर भी है। एक्वस मींस वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर भी अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा।
वाटर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा अभी। तो अभी देखें आसानी से, इसके लिए इसको प्रोडक्ट एनालिसिस करने के लिए मैं कुछ चीजें बताता हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा। देखो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं एनोड। एनोड मीन्स प्लस, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एनोड पर कौन कौन सा आयन जाएंगे? एनोड पर कौन कौन सा आयन जाएंगे? Cl माइनस। Cl माइनस का ऑक्सीडेशन कराओ। इसका ई नोट का वैल्यू अभी लिखा हूं, ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज -1.35 वोल्ट। दूसरा वाटर का भी तो ऑक्सीडेशन होगा, वाटर भी है, वाटर का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन अभी तुरंत लिखाया था, O2 + 4 इलेक्ट्रॉन + 4H+। इसका ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी वैल्यू बताया था, दैट इज -1.23। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट, अगर उसको भी इंक्लूड कर दूं, ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, उसको इंक्लूड कर देता हूं। मतलब यहाँ पर लिख रहा हूं, रुक जाएगा, समझो 1.23 प्लस ओवर वोल्टेज, वोल्टेज ये दोनों को इंक्लूड करते हैं ना तो -1.48 वोल्ट आ जाता है। अब आप बताओ कि इन दोनों में मैं क्या बोला, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका डिपोजिशन एनोड पर फास्टर होगा, उसका ऑक्सीडेशन एनोड पर फास्टर होगा। तो कौन वैल्यू बड़ा है? ऊपर वाला, ऊपर वाला बड़ा है ना। तो ये रिएक्शंस एनोड पर होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, समझा? ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, अगर माइनस हटा दे तो ये वैल्यू पॉजिटिव, माइनस हटा दे प्लस दोनों रहता तो ये पॉजिटिव होता, बट माइनस होने के कारण ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोड पर कौन क्या क्या मिलेगा? Cl2 मिलेगा, और कैथोड पर क्या मिलेगा? यहाँ पर इसको कैसे हम तुरंत प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए ध्यान रखो, कुछ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर नोट में ये बात लिख लें, प्रोडक्ट अगर तुरंत डिसाइड करना है, क्योंकि आपको तो ये वैल्यू याद नहीं रहेगा, ये वैल्यू याद नहीं रहेगा तो कैसे हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे? SO4 2 माइनस, नाइट्रेट, वाटर, और या OH माइनस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। देखो ये ध्यान रखना, इसको हम शॉर्ट में क्या याद रखेंगे? इसको हम शॉर्ट में CBI याद रखेंगे। CBI, C मतलब क्लोरीन, B मतलब ब्रोमीन, I मतलब आयोडीन। तो इस पर आप क्या ध्यान रखोगे? अगर आपका CBI, अगर आपका एनायन CBI में कोई होगा, CBI में कोई होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो आपको हमेशा O2 मिलेगा। क्या मैं बोला फिर से समझो, अगर इन तीनों आयंस में अगर आपका, इन तीनों आयंस अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। इन दोनों का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये भी लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पर नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन का +5 है, ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। मतलब अगर एक क्वेश्चन में मान लो कि नाइट्रेट रहता तो क्या मिलता? प्रोडक्ट क्या मिलता? नाइट्रेट रहता तो O2 मिलता। अगर आपके क्वेश्चंस में नाइट्रेट रहता, सल्फेट रहता तो क्या मिलता है? इन दोनों का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं। बट अगर एक्वस मीडियम रहता तो वाटर रहता तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता। तो अभी आप याद क्या रखोगे? अगर आपका CBI
सीबीआई वाला एलिमेंट है, सीबीआई वाला एनायन है, तो आपका क्रॉसपॉन्डिंग जो भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलेगा। अदरवाइज आपको क्या मिलने वाला है? ऑक्सीजन। यही चीज ध्यान रखोगे। तो मैं लिखा देता हूं, रुक जाओ। जैसे अभी प्रेजेंट केस में देख सकते हो, प्रेजेंट केस में Cl माइनस था, वाटर था, किसका ऑक्सीडेशन होता? Cl माइनस सर, क्योंकि सीबीआई में सीबीआई वाला एनायन है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका एनायन वाटर मीन्स OH माइनस, सल्फेट, सल्फेट है, नाइट्रेट है, तो इन केस में क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? O2 मिलने वाला है। O2 ही मिलेगा ना। और अगर Cl माइनस है, Br माइनस है, I2 है, तो इन केस में प्रोडक्ट I माइनस है, तो क्या मिलने वाला है? क्लोरीन मिलने वाला है, ब्रोमीन मिलने वाला है और आयोडीन मिलने वाला है। कुछ एग्जांपल कराऊंगा तो समझ में आपको आ जाएगा। अरे यार, बोर्ड खराब है। देखो अब थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कैथोड पर। कैथोड पर माइनस हमेशा रिडक्शंस होगा, रिडक्शंस होगा। कौन कौन सा आयन जाएगा? Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम, और दूसरा है वाटर, वाटर का ऑक्सीडेशन। इसका इनोड का वैल्यू मैं आपको इनोड रिडक्शन पोटेंशियल बताया हूं, दैट इज -8.3 वोल्ट। इसका इनोड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बता देता हूं कितना होता है। ऐसे भी मेटल्स का हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। मेटल्स का रिडक्शन का टेंडेंसी बहुत कम होता है। सोडियम का माइनस ऑफ 276 वोल्ट। अब आप ही बताओ किसका रिडक्शन होगा? इसका होगा, ये होगा ना। देखो ना, ये ज्यादा पॉजिटिव है इससे कंपेरिजन में। ये -0.83 है, दैट इज -2.76। तो यहाँ पर ये रिएक्शन डोमिनेट करेगा। हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू गेट रिड्यूस्ड। लिखाया हूं। अब इसको कैसे हम टेक्निक से ध्यान रखेंगे, इसके लिए ध्यान रखना, लिथियम, 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 रुक जाओ, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सी, और भी बहुत सारा मेटल्स होगा। यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर H प्लस है, हाइड्रोजन है। आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या क्या एक बोलते हैं 10th क्लास में, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज याद किया होगा। तो वही चीज है, ये सब मेटल्स पहले रहता था, फिर हाइड्रोजन रहता था, और फिर उसके बाद क्या रहता था? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यही सब रहता था। तो अभी कौन कौन, इसके बाद मैं मूव कर रहा हूं। इसके बाद आपका है कॉपर,
पा। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ऐसे याद रखोगे, इसको चापा याद रखोगे। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। इस पर क्या ध्यान रखना है, अगर आपका चापा चापा कैटेगरी वाला मेटल्स आता है तो उसका रिडक्शंस होगा, अदरवाइज वाटर का रिडक्शंस होगा, इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपका चापा कैटेगरी वाला केटायन आ गया तो उसका रिडक्शंस होगा, अदरवाइज हाइड्रोजन मिलेगा, वाटर का रिडक्शंस होगा। जैसे इस केस में देख सकता है, इस केस में देखो कौन सा हाइड्रोजन मिला ना, क्या ये सोडियम चापा कैटेगरी वाला मेटल्स है? नहीं है, तो क्या मिला? हाइड्रोजन मिला। ये सब मेटल्स का तो रिडक्शन होना बहुत कम टेंडेंसी होता है, तो ये चीज ध्यान रखोगे। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं वो चीज। अच्छा ये तो गया। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, क्या और बोर्ड खराब कर दिया। देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये चीज, मेनली जब हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किए तो एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर किसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ? Cl माइनस का, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ। अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? किसका हुआ इस केस में? वाटर का। वाटर का देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, किसका किसका रिडक्शन हुआ? वाटर का। यही हुआ। तो ये जो मेथड है ना एक्वस NaCl का जो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन मेथड है। इसको हम लोग एक्वस NaCl को अगर आपको याद हो तो इसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोला करते हैं। एक्वस NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशंस। इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो NaOH मिलता है। कैसे NaOH मिलता है इसको ध्यान रखें। देखो कैथोड पर सोडियम तो पड़ा हुआ है ना, इसका तो कुछ नहीं हुआ, तो ये Na+ ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो रिएक्टेंट साइड भी ऐसा, प्रोडक्ट साइड भी ऐसा, इसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली कैथोड पर वाटर का रिडक्शन हो रहा है, ना कि सोडियम Na+ का। तो अगर इन सबको ऐड करें तो क्या होगा बताओ, ये दोनों मिलकर 2NaCl बन जाएगा, ये और ये मिलकर
प्लस क्या, 2 वाटर, 2 वाटर, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल हो गया। इधर भी देखो ये NaOH मिलकर बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो नेट रिएक्शंस आपको ये ध्यान रखना है, नेट रिएक्शंस 2 NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन्स, यही नेट रिएक्शंस है। ये आपका मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, और ये दोनों आपको साइड प्रोडक्ट है। मतलब NaOH के साथ साथ ये सब भी मिल जाता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन्स भी मिल जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्कली मतलब NaOH के साथ साथ क्लोरीन एज ए साइड प्रोडक्ट मिलता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों, अल्कली मतलब NaOH, NaOH के साथ साथ क्लोरीन भी लिबरेट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्योंकि along with NaOH chlorine is also obtained। तो दो का तो प्रिपरेशन मेथड ऐसे ही देख लिया आप, सोडियम का, NaOH का। अरे यार बोर्ड खराब कर दिया। अरे बोर्ड को क्या कर दियो, मिट ही नहीं रहा है, बोर्ड मिट ही नहीं रहा है, क्या कर दिए हो बोर्ड, वो मिट ही नहीं रहा है, वो मिटाते मिटाते कहाँ गए लिक्विड, परेशान है। एक बार मिटाने में 5 मिनट लगता है, कहाँ लिक्विड कहाँ गया। ये सब को बोलता हूँ मैं साफ करने के लिए, तो ये सब ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। क्या खराब हो जा रहा है, अरे ये सब रिप्लेसमेंट वाला बोर्ड है। चलो, तो क्या मैं बोल रहा था, अभी कुछ एग्जांपल और देखें। चलो देखो जगह, एक्वस जिंक सल्फेट है तो क्या होगा आप बताओ मुझे, एक्वस जिंक सल्फेट, एक लाइन में प्रोडक्ट बताओ मुझे। एनोड पर कौन सा है, पहले कौन कौन सा आयन है ये पहले डिसाइड कर लो। और वाटर एक्वस है इसलिए, तो देखो हाँ जिंक कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर बिल्कुल सही है, जिंक कैथोड पर जाएगा। तो किसका रिडक्शन होगा, कैथोड पर मेनली रिडक्शन होता है, तो किसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन जिंक का होगा। अरे यार बता ना, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो क्या चापा कैटेगरी वाला है, नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, हाइड्रोजन मिलेगा। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर SO4 माइनस जाएगा, क्या इसका रिडक्शन कभी ऑक्सीडेशन होगा, कभी नहीं होगा, तो क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। अभी बताया ना, सल्फेट नाइट्रेट कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उस केस में हमेशा O2 मिलता है। तो एक लाइन में प्रोडक्ट लिखा गया आपका,
तो देखो एक्चुअली यहाँ पर रिएक्शंस क्या होगा, मेनली रिएक्शन से ये होगा ना, अगर मैं एनोड पर रिएक्शन लिखना चाहूँ तो एनोड पर रिडक्शंस लिखना चाहूँ, ऑक्सीडेशंस होगा, क्या रिएक्शंस होगा एनोड पर, एनोड पर आपका वाटर O2 में बदलेगा, ये रिएक्शंस आपको याद होना चाहिए। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हाइड्रोजन्स, कैथोड पर हाइड्रोजन्स मीन्स वाटर का ही रिडक्शंस होगा, वाटर का ही रिडक्शंस भी होगा, क्या चीज में बदलेगा, H2 + 2OH माइनस, यही होगा। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड करें तो इसके लिए जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए, इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आता है, क्या होगा बताओ। देखो ये 2OH माइनस, ये 4OH माइनस हो जाएगा और 4H प्लस, 4 वाटर, 4 वाटर, 4 वाटर में इधर कितना है, 2 वाटर और इधर 4 वाटर, 6 वाटर, 6 वाटर में 4 वाटर, 4 वाटर कैंसल, कितना बचा, 2 वाटर। तो इधर नेट रिएक्शन लिख रहा हूं, 2 वाटर विल गिव्स राइज टू, क्या चीज मिलेगा यहाँ पर, ऑक्सीजन मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा, यही नेट रिएक्शन होगा ना। जब आप जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे एक्वस जिंक सल्फेट का, तो नेट रिएक्शंस आपका यही होगा, ऑक्सीजन गैस एनोड पर इवॉल्व होगा और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर इवॉल्व होगा। चलो तो ये देख लिया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में ध्यान रखना। ये बात एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि कभी भी प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है तो उसमें या तो एसिड या तो बेस या तो सॉल्ट मिलाते हैं। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, एक्वस ZnSO4 मीन्स हम पानी के अंदर क्या किए, ZnSO4 को मिला दिए। क्यों मिलाते हैं, इसलिए मिलाते हैं ताकि हम लोग जानते हैं प्योर वाटर में H+OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, आयन इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। तो मिलाने से क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाता है और उसके बाद केटायंस एंड आयंस का मूवमेंट ज्यादा होता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। इसलिए हम लोग प्योर पानी के अंदर एसिड बेस या सॉल्ट मिलाते हैं। तो अगर इसके अंदर पानी मिला है, इसके अंदर ZnSO4 मिला है, तो क्या देख रहे हो, नेट रिएक्शन वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। इसी को क्या बोलेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये तो बेसिकली वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जैसे मैं अगर बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, देखो इसमें n का वैल्यू कितना है, नेट इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट कितना है, नेट इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट 4 इलेक्ट्रॉन, कैंसल से 0 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स नेट इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट 4 है। वो भी कितना वाटर के लिए, 2 वाटर के लिए, 2 मोल वाटर के लिए नेट इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट कितना है, मतलब ऐसे समझो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। 2 मोल वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है उसके लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, बताया हो ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है उसके लिए आपको 2 फैराडे चार्ज पास करना पड़ेगा। कैसे समझे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, 4
electrolysis of 1 mole of water 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हम लोग बोल सकते हैं 2 फैराडे चार्ज इज पास्ड। ये इंपॉर्टेंट बात पहले ध्यान रखना है। अगर 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो हमको 2 फैराडे चार्ज पास करना पड़ेगा। अब कैसे आया मैं बताया। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, ये चीज मोल या मास रेशियो, मोल या हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम, ये हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का। देखो यहां पर देखो, अगर आप 2 मोल वाटर लेते हो तो क्या मिलता है, 1 मोल ऑक्सीजन मिलता है और 2 मोल हाइड्रोजन मिलता है। तो ये ऑक्सीजन जो मिलता है ना, जैसे अगर 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगा तो आपको 2 मोल हाइड्रोजन मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन हमेशा डबल मिलता है। ये यही ना पता होगा, हाइड्रोजन जैसे ये 1 मोल मिला तो ये 2 मोल मिलेगा। मतलब हमेशा ये 9-10 में ही पढ़े हुए कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम इवॉल्व होता है दैट इज ऑलवेज डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन का वॉल्यूम। यहाँ पर रिएक्शंस में भी देखकर पता लग रहा है कि हमेशा हाइड्रोजन का वॉल्यूम या हाइड्रोजन का मोल्स हमेशा डबल मिलेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन का मोल्स। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना कि ये हमेशा 2:1 के रेशियो में मिलेगा। अगर मैं इक्विवेलेंस के टर्म्स में बात करूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंस, तो बताओ तो ये कितना मिलेगा। देखो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अगर हम यहां पर इसको तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, वाटर गिव्स राइज टू हाफ O2 प्लस H2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर दिक्कत है तो लिख सकते हैं ना, इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए। तो अभी इक्विवेलेंस के टर्म्स में बात करोगे तो अगर मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा, तो आपको बताया था ना कि इक्विवेलेंस इज इक्वल टू फैराडे, याद है पिछले क्लास। तो अभी अगर मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा तो क्या होगा बताओ, 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा तो ये दोनों इक्वल मिलेगा। हम जब NH वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम उसमें 2 फैराडे चार्ज पास कर रहे हैं। तो 2 फैराडे चार्ज पास कर रहे हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंस इक्वल मिलेगा। इक्वल मिलेगा ना। तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इक्विवेलेंस 1:1 मिलेगा। ये तो हमेशा ट्रू है। कोई भी जैसे किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोड कैथोड पर जो भी गैसेस डिपोजिट हो, लिबरेट हो, हमेशा उसका इक्विवेलेंस इक्वल ही मिलेगा ना, क्योंकि आप सेम करंट एनोड कैथोड पर पास कर रहे हो। तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस करवाऊं आपको, अगर मास के टर्म्स में बात करूंगा तो क्या होगा बताओ, मास के टर्म्स में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास कितना मिलेगा, सेम होगा। अरे यार देखो, देखो पहले ये चीज देखो, ये इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस से मोल कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंस से इसका n फैक्टर से डिवाइड करो, n फैक्टर 2 है इसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का n फैक्टर 4, ये मोल हुआ। मास कैसे निकालते हैं, इनटू मोलर मास, यहां पर 32, ये कितना हो जाएगा 1:2। ये भी तो बचपन में आप याद रखे होगे जरूर कि 1:8 के रेशियो में मास ये मिलता है। तो ये वाटर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा।
चलो देखो, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, देखो वाटर कैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, कैलकुलेट चार्ज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट चार्ज रिक्वायर्ड चार्ज रिक्वायर्ड टू टू electrolyte electrolyze 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 180 gram water 180 gram water तो मेन यही रिएक्शन है आपका, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यही रिएक्शन होता है। अगर इसको मोल्स के टर्म्स में बात कर लूं तो कितना हो जाएगा बताओ? 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब ऐसे ध्यान रखो ना आप कि एक मोल, यहां पर लिखा हुआ देखो, एक मोल वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए 2 फैराडे चार्ज, तो 10 मोल के लिए कितना फैराडे चार्ज? 20 फैराडे चार्ज। तो यहां पर क्या लिख लेता हूं? इलेक्ट्रोलाइज रिक्वायर्ड, या ऐसे लिख लेता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 10 मोल वाटर charge required is equal to 10 into 2, that is 20 फैराडे। या ऐसे भी बोल सकते हैं 20 फैराडे को अगर कूलम्स के टर्म्स में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? इतना कूलम्स। अगर मैं मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करना चाहूं तो कितना हो जाएगा? 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कितना इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा एटम के टर्म्स में बात करूं तो 20 Na ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल में कितना Na इलेक्ट्रॉन्स होता है? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू Na, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक ही है आंसर, एक ही है। अब किसके टर्म्स में आपका आंसर देता है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊं तो यहां पर देखिए, लिखिए अगर आपको क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो कि कैथोड पर मिलता है आपको, उसका वॉल्यूम है दैट इज 22.4 लीटर ml। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 evolved at anode at 273 Kelvin and 1 atm। 11.2 बिल्कुल सही। अभी तुरंत पॉइंट लिखाया हूं कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम ऑक्सीजन का वॉल्यूम हो गया, या ऑक्सीजन का रिपीट कीजिए सर, क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड इज 22.4 ml। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 evolved at anode at 273 Kelvin and 1 atm। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 11.2 ml आंसर, क्योंकि इसका डबल वॉल्यूम हाइड्रोजन का वॉल्यूम होता है। तो अगर आपको 3-4 पॉइंट है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट डिसाइड करके बताओ मुझे, प्रोडक्ट डिसाइड करके बताओ कि अगर आपके पास एक्वस सोडियम सल्फेट है तो क्या प्रोडक्ट क्या होगा? एनोड कैथोड पर आप प्रोडक्ट बताओ जल्दी से।
क्या? देखो एनोड और कैथोड, एनोड पर क्या मिलेगा O2, क्योंकि एनोड पर कौन सा आयन जाएगा, माइनस वाला जाएगा, सल्फेट जाएगा और वाटर जाएगा। सल्फेट का तो कभी कुछ होता ही नहीं है, तो क्या होगा, वाटर का होगा। वाटर का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो O2 मिलता है। कैथोड पर Na+ जाएगा। क्या ये चापा कैटेगरी का मेटल्स है? नहीं है, तो क्या होगा, आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो प्रोडक्ट तो तुरंत निकाल लोगे, रिएक्शंस भी लिख सकते हो। मैं रिएक्शंस लिख नहीं रहा हूँ, प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे उसका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एक्वस अगर एक्वस AgNO3 है तो क्या होगा, बताओ जल्दी से। एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन, एनोड और कैथोड। एनोड पर क्या होगा, नाइट्रेट है, नाइट्रेट कभी कुछ नहीं होता है, ऑक्सीजन मिलेगा। कैथोड पर क्या है, चापा कैटेगरी का मेटल्स है, हाँ सिल्वर है, तो क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा। चापा कैटेगरी याद रखना है, चापा कैटेगरी का अगर मेटल्स होगा तो वही मेटल रिड्यूस हो जाएगा, अदरवाइज हाइड्रोजन मिलेगा। अगर आपके पास एक्वस कॉपर सल्फेट है तो बताओ मुझे जल्दी सा प्रोडक्ट, एनोड कैथोड। ये तो O2 फिक्स, कॉपर चापा कैटेगरी का है। अगर एक्वस जिंक नाइट्रेट है, एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा क्योंकि नाइट्रेट आ गया। और कैथोड पर चापा कैटेगरी का मेटल्स नहीं है तो हाइड्रोजन मिलेगा। एक्वस CuCl2, जल्दी बताओ, एनोड पर और कैथोड पर। एनोड पर क्या मिलेगा, क्लोरीन। CBI में आ गया, CBI तो क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। CBI आएगा तो उसका रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। यहाँ पर कैथोड पर बताओ, कैथोड पर चापा कैटेगरी का आ गया तो कॉपर मिलेगा। तो ये सब जो मतलब आपको ट्रिक बनाया उससे आप तुरंत डिसाइड कर सकते हो। अब थोड़ा सा सम स्पेशल केसेस जहां पर आपको तंग करेंगे, वो कुछ सम स्पेशल केसेस लिखो। देखो पहला स्पेशल केसेस है, दैट वन इज ये सब आपको मोस्टली याद रखना है। तो पहला है, अगर आपको डाइल्यूट NaCl दे दिया, डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशंस, अगर क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मानते हैं एक्वस NaCl मींस कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन मानते हैं। अगर क्वेश्चंस में वो मेंशन कर दिया है कि डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशंस है, या कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा रहता है NaCl दिया रहेगा, एक्वस NaCl दिया रहेगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 मोलर कर देगा, एक ही बात है दोनों। तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते, देखो नॉर्मली अगर सोचा जाए, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया था तो क्या, एनोड पर Cl2 मिला था और कैथोड पर क्या मिला था, हाइड्रोजन मिला था। याद करो, हाइड्रोजन मिला था क्योंकि सोडियम का रिडक्शन नहीं हुआ था और
वाटर का रिडक्शन हुआ था और हाइड्रोजन मिला था, बट यहाँ पर थोड़ा प्रोडक्ट चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखो यहाँ पर समझे। अभी आपके पास कौन कौन सा आयन है, Na+ आयंस है, Cl- आयंस है और वाटर है, यही है ना। जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस लिए तो क्या हुआ ना, ये Cl- का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। जब पानी में हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए, क्योंकि आपको पता है कि एनोड पर Cl- का ऑक्सीडेशन हो रहा था, बट जब आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया तो Cl- का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। अब अगर ये कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया तो इसका कंप्लीटर बैठा हुआ है, इसका कंप्लीटर कौन है, वाटर, और इसका कंप्लीटर वाटर ही है ना। मेनली एनोड पर क्या होता है, Cl- का भी ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी होता है और वाटर का भी ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी होता है, दो जीतता है वही होता है। समझा ये चीज। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो Cl- का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया, क्योंकि आपने डाइल्यूट कर दिया, ये Cl- का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। लो होने से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन लो होने से क्या होगा, एनोड पर अभी रिएक्शंस Cl- का ऑक्सीडेशन नहीं होकर क्या हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है और आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि अभी Cl2 नहीं मिलेगा, O2 मिलेगा। और कैथोड पर तो कुछ नहीं होगा। कैथोड पर क्या था, कैथोड पर रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन होगा, वाटर का रिडक्शन होता था, Na+ का नहीं होता था ना। तो ये वाटर का रिडक्शन है तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, हो गया। तो यही चीज ध्यान रखना है कि अगर लो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, डाइल्यूट NaCl दिया हुआ है, तो आप ऐसे सोचोगे। सेकेंड केसेस, aqueous NaCl using mercury electrode। सेकेंड है दैट इज electrolysis of aqueous NaCl using mercury electrode। मतलब यहां पर भी जैसे आप सोच रहे थे कि अगर एक्वस NaCl था तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल रहा था, समझा। बट यहां पर भी कुछ चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा, ये मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है। मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड आपको पता होना चाहिए अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। अटैकेबल इलेक्ट्रोड, अभी तक जितना भी इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे थे सब इनर्ड इलेक्ट्रोड था, ये अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। तो ये अपना कुछ काम तो करेगा, ये ऐसे तो नहीं पड़ा रहेगा। तो ये क्या करता है, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर जाता है। मतलब पहले क्या मैं बताना चाहता हूं, एनोड पर, एनोड मतलब प्लस मीन्स हमेशा यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। कौन कौन सा आयन है यहाँ पर, अभी Na+ है, Cl- है, वाटर है और मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड भी है, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड भी है। ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर Cl- वाटर। ये भी ध्यान रखना, जब भी मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होगा ना, जब भी मर्क्यूरी या अटैकेबल इलेक्ट्रोड होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, मेटल होगा। मेटल का क्या होता है, रिडक्शन होता है। हमेशा ये जो भी अटैकेबल इलेक्ट्रोड लोगे उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, वो भी कहां पर, एनोड पर। अच्छा ये रुक जा, हाँ उसका हमेशा, रुक जा, ये जो बात बोला ना ये बाद में एप्लीकेबल होगा, अभी अभी आप समझे। यहाँ पर कौन कौन सा आयन जाएगा, Cl- और वाटर जाएगा, Cl और माइनस और वाटर। तो इन दोनों में कौन डोमिनेट करता था बताओ, Cl-। तो Cl- का करा दो, अब हो गया। अब यहाँ पर देखो कैथोड पर क्या चेंजेस होता है, कैथोड माइनस रिडक्शंस। अगर वहां पर इनर्ड इलेक्ट्रोड रहता तो क्या मिलता बताओ, हाइड्रोजन मिलता था। तो बट अभी क्या होता है ना, सोडियम का रिडक्शन हो जाता है। क्यों सोडियम का रिडक्शन होता है, इसका लॉजिक समझे। ये यहाँ पर सोडियम का रिडक्शन होता है,
सोडियम का रिडक्शन होता है, या आप फॉर्म में लिखना तो आप लिखो, ये भी सही है। सोडियम का रिडक्शन होता है। क्यों सोडियम का रिडक्शन होता है, इसके पीछे लॉजिक है। ये जो सोडियम, कोई भी जो अल्कली मेटल्स होते हैं, कोई भी अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये मर्क्यूरी में डिजोल्व होकर तुरंत अमलगम बनाते हैं। दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। ये क्यों क्यों सोडियम का रिडक्शन हुआ, क्योंकि सोडियम सोडियम मर्क्यूरी को देख लिया है। मर्क्यूरी को देख लिया है तो क्या इसका टेंडेंसी क्या है, इस सोडियम का मर्क्यूरी के साथ, मर्क्यूरी में डिजोल्व होकर तुरंत सोडियम अमलगम बनाएगा। इसलिए दैट इज द ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू विच, इसलिए क्या हो रहा है, सोडियम का रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये सोडियम मर्क्यूरी में डिजोल्व होकर ये क्या बना लेगा, सोडियम अमलगम बना लेगा। दिस इज सोडियम अमलगम। इसलिए सोडियम का रिडक्शन हुआ। मतलब अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड पूछेगा तो आप एनोड पर क्या प्रोडक्ट बोलोगे, Cl2, और कैथोड पर क्या बोलोगे, सोडियम। थर्ड इंपॉर्टेंट केसेस, ये सब ऐसे केसेस हैं, और ये हर एक जो एग्जांपल है ना, ये भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, ये भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, थर्ड वाला भी जो कराऊंगा वो भी एग्जाम में पूछ चुके हैं। हर एक मतलब केस इंपॉर्टेंट है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको याद रखते हैं, किसको छोड़ते हैं। थर्ड केस लिखो, दैट वन इज H2SO4 वाला आ जाता है, रुक जाओ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous H2SO4 सॉल्यूशंस। अगर यहां पर एक कंसेप्ट आता है नॉर्मल चार्ज डेंसिटी, अगर नॉर्मल चार्ज डेंसिटी है तो बताओ एनोड पर और कैथोड पर आप एनालाइज करके बता सकते हो क्या होगा, बताओ। एक्वस H2SO4 मतलब H प्लस SO4 माइनस और वाटर, यही है ना। ये ऐसे कुछ ब्रेक करता है, इसको ब्रेक कर देता हूं। ये जो H2SO4 है ना, पानी में कुछ इस तरह ब्रेक करता है। सेकेंड वाला स्टेप में फिर से H प्लस और SO4 2 माइनस हो जाता है। बट यहाँ पर समझिए आप, अगर आपके पास नॉर्मल चार्ज डेंसिटी है, नॉर्मल चार्ज डेंसिटी है, ये भी याद ही करना है आपको, नॉर्मल चार्ज डेंसिटी, तो एनोड और कैथोड। देखो एनोड पर कौन सा आयन जाएगा, एनोड पर HSO4 माइनस, या ऐसे समझ सकते हो सल्फेट आयन। सल्फेट आयन कर क्या ऑक्सीडेशन होगा, नहीं होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। कैथोड पर बताओ, कैथोड पर H प्लस या वाटर, दोनों, H प्लस का भी रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, और वाटर का भी रिडक्शन करोगे तो भी हाइड्रोजन ही मिलेगा। दोनों केस में क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन मिलने वाला है। अगर हम चार्ज डेंसिटी बढ़ा देते हैं, अगर हाइयर चार्ज डेंसिटी है तो समझो, ये भी रिमेंबर करना है आपको, हाइयर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जब हाई हो जाता है तो एनोड पर क्या होता है ना, एनोड पर थोड़ा चेंजेस आ जाता है। एनोड पर आपको H2OH 2 माइनस मिलता है, ये कैसे मिलता है बताता हूं। और कैथोड पर तो आपका हाइड्रोजन मिलेगा ही। कैसे मिलता है इसको समझे। अभी ये रिएक्शंस क्या होता है,
ये जो रिएक्शंस होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनोड पर जो रिएक्शंस होता है, एनोड पर ये प्लस वाला ऑक्सीडेशन जो होगा, दैट इज ये जो HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर H2OH 2 माइनस बनाता है और प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे होता है यहाँ पर समझे, मैं तो यहाँ पर बोला, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +6 और यहाँ पर भी देखोगे +6। आपने अभी मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि सल्फेट का तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, बट यहाँ पर आप कैसे करा रहे हो, ये तो बोल सकते हो ना, कैसे करा रहे हैं, इसको लॉजिक समझें। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा होगा, यही होगा ना, HSO4 माइनस, एक हाइड्रोजन और रहता तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता। ये क्या है, अगर इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दे दूं तो क्या होगा, H2H2OH, इसको मार्शल एसिड बोलते हैं, इसको मार्शल एसिड बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी मैं बता चुका हूं कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। ये स्ट्रक्चर होता है, हाँ, यहां पर क्या है, परऑक्सी बॉन्ड है, दिस इज परऑक्सी बॉन्ड। और परऑक्सी बॉन्ड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, पता नहीं, नॉर्मल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं, -2। हाँ, यहाँ पर माइनस होगा, बिल्कुल बिल्कुल, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में क्या +1, अच्छा +1, देखो ये +1 बोल रहा है कोई, अच्छा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं बोला ना कि एक रिवीजन नाम का भी थिंग एग्जिस्ट करता है, रिवीजन। अगर फिर ये सब है, ये हुआ नॉर्मल ऑक्साइड और ये हुआ परऑक्साइड और ये हुआ सुपर ऑक्साइड, ये ऐसा कुछ होता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है और ये सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होता है। मैं बोला था, मैं मतलब पिछले 10 दिन से यही बोल रहा हूँ कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन रिवीजन करना है, बट नहीं करोगे तो क्या होगा। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप अगर नहीं जानोगे तो क्या समझ पाओगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, बट यहाँ पर क्या देखोगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में कन्वर्ट हो गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पर भी +6, बट क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जा रहा है, वो भी -2 से -1, -2 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा या घटा, बढ़ा मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये HSO4 माइनस H2OH 2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, बट इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो भी कहां से, -2 से -1 में। समझ गया ये चीज, इसलिए ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो मेथड देख रहे हो ना, यही सेम रिएक्शंस H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, H2O2, उसका प्रिपरेशंस में ये टेक्निक यूज होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रिपरेशंस में ये टेक्निक यूज होता है। चलो इतना तो समझ गया ना। तो ये ध्यान रखना, जब हायर चार्ज डेंसिटी होगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर नॉर्मल चार्ज डेंसिटी होगा तो आप जैसे सोच रहे हो उस तरह, हायर चार्ज डेंसिटी होगा तो प्रोडक्ट ये मिलता है। अच्छा टाइम हो गया, 10 नहीं हुआ अभी, 10 तो 11:40, चलो अभी है टाइम, चलो लिख लिया ये।
हम्म, क्या समझ रहा है या नहीं? हम्म, समझ रहा है? चलो ये पढ़ा, ये आगे आएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आएगा तो क्यों ना इसका प्रिपरेशन मेथड यहाँ देख ले, अगर चीजें लिंक्ड है तो, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पढ़ना है, तो क्यों ना अभी अभी ज्यादा समझ जाओगे, उस समय तक ये क्या होता है, राम कहानी चला गया, सब चला जाएगा। तो यहाँ पर देख लो क्या होता है, प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये इंस्टेंट ग्लो देता है, मतलब उसको लगा लोगे ना तो ग्लो चमकना शुरू कर जाओगे। चलो, तो ये क्या होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो सबसे पहले यही होता है ना, H2H2O8 बनता है, ये वाला, ये रिएक्शंस होता है, ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हो ना, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 होता है। H2SO4 होगा तो एनोड पर क्या रिएक्शंस होगा, अभी आपने देखा एनोड पर ये जो HSO4 माइनस है यही ऑक्सीडाइज कर जाता है H2H2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, इसको मिला दिया मैं। इसको क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड, मार्शल एसिड बोलते हैं, या पर ऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाता है, नाम ये सब बता चुका हूं। अब ये क्या होता है ना, H2SO4 H2H2O8 ये क्या होता है, ये पार्शियल डिसोसिएट करता है क्या चीज में, वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में पार्शियल, ये H2SO4 में और H2SO5 में कन्वर्ट होता है। फिर क्या होता है ना, ये जो H2SO5 है 5 है, इसका फिर से रिडक्शन होता है, फिर से वाटर के साथ रिएक्शंस करता है और ये फिर से H2SO4 में और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यही ये इसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। रिएक्शन बैलेंस्ड है, 2 हाइड्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन्स, 1 सल्फर और 5 1 6, 4 और 2 6, हाँ सही है। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये नहीं दिखेगा आपको, और ये फाइनल रिएक्शन क्या देगा, +2 वाटर, और ये क्या बन जाता है 2H2SO4 प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसी मेथड से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को बनाया जाता है बाय डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट था, चौथा भी इंपॉर्टेंट ही है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट हाँ क्या FMG ये क्या होता है, फुल फॉर्म बताएगा तो, बाहर से, हाँ ये क्या, अच्छा हाँ देना पड़ता है, अदरवाइज डिग्री वैलिड नहीं होता है। हाँ हाँ इंडिया के लिए इधर कहीं ना कहीं तो जरूर मिलता होगा, बट ये मुझे पता नहीं है। बहुत 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 सारे ऐसे होते हैं जो बाहर से MBBS करके आते हैं और वो कोर्स में जो भी होता तैयारी उसका होता है कहीं ना कहीं, बट ये मुझे पता नहीं है। कोलकाता में वो सब दिल्ली उल्ली में ही ज़्यादा मिलेगा। कोलकाता पढ़ने से रिलेटेड ना उतना आगे नहीं है, उतना आगे नहीं है।
खाली हाँ यहाँ पर ये जो आपका अकाउंट्स होता है ना, अकाउंट्स का अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ कॉमर्स अकाउंट्स, हाँ क्या वो भी पढ़ने की सोच रहा है क्या? हाँ अच्छा, आपका कुछ फ्रेंड्स होंगे ना। नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो नेट पर सर्च कर देखो ना ऑनलाइन कहाँ पर मिलता है, बात करो उससे वो। नहीं जरूर होता होगा, पता नहीं। अच्छा उसमें पता नहीं, उसमें तो नहीं होता होगा। नहीं उसमें वो गवर्नमेंट वगैरह का भी तैयारी करना शुरू करवाया था, बट आज तो आंदोलन है ना, पता है ना, ट्वीट किया मोदी रोजगार दो। हम्म, या मोदी रोजगार दो, दो चीज था, मोदी रोजगार दो या मोदी गर्लफ्रेंड दो, ये भी था। मतलब जो बीजेपी का आईटी सेल है मतलब जो बीजेपी का जो आईटी सेल है वो मुद्दा को भटका देता है, चेंज कर देता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि रोजगार दो। एक एग्जाम एसएससी का होता है, एसएससी जो होता है स्टाफ, एनटीपीसी जो होता है, उसका एक एग्जाम में 2-2 3-3 साल लग जाता है, रिजल्ट नहीं निकालता है। एग्जाम लेता है, 4 महीना एग्जाम लेता है और फिर 2-3 साल बैठ जाता है। तो ये सब बहुत दिक्कत वाली बात है। हाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं ये बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं कि होना चाहिए। बेरोजगारी लेवल बहुत बढ़ गया है, तो हाँ नहीं होगा। खाली अभी फिर डेविएशन क्या, अभी देखो स्टेडियम का नाम चेंज हो गया। हाँ देखो दो क्रिकेट का, दो, एक अडानी एक अंबानी, दोनों जो होता है ना दो साइड, तो एक तरह का नाम अदानी रख दिया है, दूसरा का अंबानी, और फिर मोदी स्टेडियम। चलो तो ये मैं बता रहा था, क्या नेक्स्ट केस था, आप लोग मुद्दा से भटका देते हो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना इलेक्ट्रोड, ये जो कॉन्सेप्ट है मेटलर्जी में यूज करते हैं। मेटलर्जी मतलब मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, तो इसको आप समझे अच्छी तरह से। मीन्स कॉपर इलेक्ट्रोड मीन्स क्या, अटैकेबल इलेक्ट्रोड मतलब ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे मर्क्यूरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था ना, सोडियम अमलगम बनाने में हेल्प किया था, इसलिए सोडियम का रिडक्शन हो गया था। यहाँ पर क्या होता है समझे, यहाँ पर क्या क्या चीज है, तो एक तो Cu2+ आयंस है, SO4 2- आयंस है, फिर क्या है बताओ, वाटर है, एक्वस है इसलिए वाटर है, और क्या है बताओ, कॉपर इलेक्ट्रोड है। ये सब आयंस प्रेजेंट है। तो अभी क्या होता है ना, उसको मैं डायग्राम में भी बनाकर दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या होता है इस केस में, एनोड पर देख क्या होता है। एनोड पर आपके अकॉर्डिंग किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए बताओ, आपकी ट्रिक बताया हो ना, किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अरे यार यहाँ पर देख ना, ये सल्फेट आयन और वाटर, इसका तो कुछ होगा नहीं, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। बट यहाँ पर देखोगे ना, एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। यही है कॉपर, ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, ये चुपचाप बैठा तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो अभी देखो एक्चुअली होता है, डायग्राम भी बगल में बनाकर दिखाऊं आपको।
इसलिए ये सब स्पेशल केसेस है, इसको आप ध्यान रखना है। ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये एनोड मान लो, एनोड प्लस इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिए थोड़ा, ये है कैथोड माइनस, इसके अंदर क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट है, मतलब इसके अंदर Cu2 प्लस आयंस भी है, SO4 2 माइनस आयंस भी है, वाटर तो है ही। तो अभी क्या होता है ना, देखो ये दोनों यहां पर जाता, ये दोनों यहां पर जाता और ऑक्सीडाइज होता। बट अगर जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट जानते थे, यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता और O2 मिलता, यही जानते थे ना। बट अभी देखो ये दोनों पानी में है, ये दोनों पानी में है, बट ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, ये दोनों क्या करता, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता और कॉपर के पास जाता। बट उसके पहले ये कॉपर क्या करता है ना, कॉपर इसको डिपॉजिट होने के पहले, यहाँ जाने के पहले कॉपर क्या करता है, अपना काम कर बैठता है। मतलब कॉपर Cu2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्या समझा? ये जो होता है ना कॉपर, एक रिएक्टेबल, ये अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जनरली मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है, मेटल्स जनरली लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स हैव हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेटल्स, कॉपर क्या करता है, कॉपर तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर बैठता है, ये दोनों को आने का इंतजार नहीं करता है। पहले प्लेटिनम था तो हाँ चलो आओ देखेंगे, जो जो पहले ऑक्सीडाइज कर पाएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। बट अभी ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करने लायक है, मेटल्स है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर इन दोनों के पहले ऑक्सीडाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। समझा ये चीज? तो ये चीज ध्यान रखना है। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर मेनली कॉपर मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर बैठता है, ना कि वाटर। इसी तरह कैथोड पर क्या होगा बताओ, कैथोड यहां पर देखो, जब ये Cu2 प्लस आयन लूज किया, फिर ये जो Cu2 प्लस आयन, एक चीज इसमें ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रोसेस में ये जो कॉपर और सल्फेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट रिमेन कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? यहां वाला कॉपर यहां जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। अगर जा भी रहा है तो उतने ही कॉपर ये मेटल Cu2 प्लस में कन्वर्ट कर रहा है। कैथोड पर भी तो यही रिएक्शन होगा। बताओ कैथोड पर क्या होगा, Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस है, वाटर है, किसका रिडक्शन होगा, चापा है क्या, चापा, हाँ चापा है तो कॉपर का रिडक्शन होगा। तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो अभी बेसिकली ये आप समझ सकते हो कि यहाँ मेटल, ये कॉपर Cu2 प्लस में कन्वर्ट होगा और यही कॉपर इस कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर concentration of Cu2 plus ions and concentration of sulfate ions remain constant, it is not going to change, क्योंकि कुछ कॉपर यहाँ आ रहा है और कुछ यहाँ का डिपॉजिट हो रहा है। और कुछ देर देखोगे, ये भी देखोगे, इस एनोड के नीचे
एनोड के नीचे, यहाँ पर छोड़ो, इसमें आगे बताऊंगा। तो बेसिकली क्या देखोगे ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, एक टर्म आपने सुना होगा, दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो रहा है। कैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो रहा है? हम क्या करते हैं ना, ये जो एनोड होता है इम्प्योर मेटल का लेते हैं। जैसे अगर कॉपर के सेंस में बात करूं तो इम्प्योर कॉपर का लेंगे, मतलब कॉपर विथ इम्प्यूरिटीज, और ये मोटा लेते हैं। और ये जो कैथोड होगा, कैथोड पतला लेते हैं, दैट इज ऑफ प्योर मेटल्स। तो क्या होगा, ये मान लो कि प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, तो क्या होगा, यहां से कॉपर, जो कॉपर प्योर जो कॉपर है, कॉपर यहां से निकल निकल कर क्या होगा, यहां पर डिपॉजिट होगा। समझा ये चीज? तो क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, मेटल्स का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, कॉपर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ये जो कॉपर यहाँ पर प्रेजेंट था, दैट दैट गेट प्यूरिफाइड। समझा ये चीज? तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, धीरे धीरे ये देखोगे प्रोसेस कुछ ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे आप देखोगे ये जो एनोड है, एनोड ये पतला हो जाएगा और ये मोटा हो जाएगा। ये क्या होगा, देखो मैं यहाँ फिर से डायग्राम बना देता हूं। ये जो बेसिकली होता है एनोड, जो होता है एनोड, ये इम्प्योर मेटल का होता है, इम्प्योर मेटल्स का। और ये जो कैथोड होता है दैट इज ऑफ प्योर मेटल्स। और ये क्या होगा ना, ये इम्प्योर मेटल्स है, तो कॉपर यहाँ का जो मेटल्स है, यहाँ का जो मेटल्स है M प्लस है, ये क्या होगा, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। हाँ, ये भी देखोगे ना, ये जो इम्प्यूरिटीज है, मतलब यहाँ पर क्या, कॉपर के साथ साथ, मेटल के साथ साथ बहुत सारा इम्प्यूरिटीज, दैट इम्प्यूरिटीज विल गेट सेटल्ड डाउन एट बिलो एनोड। और इसी को क्या बोला जाता है, एनोड मड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एनोड मड बोला जाता है, मड बोला जाता है। और ये जो एनोड मड होता है ना, मेनली कंटेन गोल्ड, सिल्वर, ये सब इसके अंदर होते हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी बेसिक लॉजिक क्या होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का, मैं समझा दिया आपको। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो एनोड होता है ये इम्प्योर मेटल्स का होता है, और कैथोड जो होता है दैट इज ऑफ प्योर मेटल्स। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की बात करूं, तो एनोड इम्प्योर कॉपर और कैथोड प्योर कॉपर, कॉपर। और इसमें यह भी बात ध्यान रखना कि Cu2 प्लस SO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, मैं लॉजिक सब समझा दिया, क्योंकि यहीं से कॉपर निकल निकल कर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर एक और टर्म मैं समझाना चाहता हूं आपको, दैट इज इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन। इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन, रुक जाओ, नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिखना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये भी टर्म सुना होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो क्या होता है, यहीं पर यही कॉन्सेप्ट से आप समझ जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है ना, ये जो एनोड होता है, एनोड एनोड आपका गोल्ड, सिल्वर ये सब का होता है, और कैथोड जिसके ऊपर प्लेटिंग करना है, मान लो कि कॉपर के ऊपर, कॉपर, तो आप क्या करोगे, एनोड कॉपर का ले लोगे और ये गोल्ड सिल्वर का ले लोगे। तो क्या होगा ना, देखोगे ना आप, ये देखोगे कि गोल्ड गोल्ड यहाँ से निकल कर, सिल्वर यहाँ से निकल कर इस कॉपर के ऊपर पानी चढ़ जाएगा। सुना होगा, ये सुना होगा कि जैसे सुनार के दुकान में जाओगे, गोल्ड स्मिथ के दुकान में जाओगे, तो क्या देखते हो ना, उसके अंदर काला बाजारी ये सब वगैरह होता है। क्या देखते हो ना, ये कॉपर का, कॉपर तो सस्ता मिलता है, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर कर क्या करेंगे, उसके ऊपर गोल्ड या सिल्वर का लेयर चढ़ा देंगे, लेयर चढ़ जाएगा। बाय डूइंग दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस कर कर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर कर, ये कॉपर है जो कि सस्ता मिलता है, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, गोल्ड का पानी चढ़ा देंगे, गोल्ड का लेयर बना देंगे इसके ऊपर। गोल्ड, अब ये गोल्ड बन गया, अब इसको मार्केट में जाएंगे तो अच्छा दाम में बिक जाएगा, उसको पता तो नहीं चलेगा ना, उसके अंदर भले कॉपर है बट उसके ऊपर हमने क्या किया, गोल्ड सिल्वर का लेयर चढ़ा दिया बाय डूइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और फिर मार्केट में ये अच्छे दाम में बिक जाएगा, इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर नीट एग्जाम नहीं होगा तो ये भी एक दिमाग में रखना है। जैसे गोल्ड वगैरह जो होता है अभी के समय में, देखो 10 ग्राम गोल्ड एबव 50,000, क्या 56,000, हाँ 56,000, वो डाउन होते रहता है। और ये सिल्वर देखोगे तो अराउंड 45,000, और ये तो बहुत सस्ता मिल जाता है, कॉपर एल्युमिनियम ये सब के ऊपर आप लेयर चढ़ा दो। तो इसी को बोलते हैं, ये समझ गया ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब नाम ही है, इलेक्ट्रोलिसिस कर कर हम किसी के ऊपर एक प्लेट चढ़ाएंगे, इसके ऊपर हमने प्लेट चढ़ा दिया, इसलिए इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला। चलो तो आज के लिए इतना ही, ये जो पार्ट है ना आपका ओवर हो गया, तो नेक्स्ट क्लास से होगा दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम गैल्वेनिक सेल्स, ये एक पार्ट ओवर हो गया।